अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू की 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब आई है उसका सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला। सबक के मुकम्मल नोट्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारी होगी हौसला अफजाई और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकेंगे। सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला के मुसन्निफ हैं अशफाक अहमद। इनका तारुफ देखते हैं। अशफाक अहमद 20वीं सदी के अदबी उफक पर अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, सफरनामा निगार, निकात, फीचर निगार, मुतरज्जम, मुहक्कक, शायर, फलसफी और दानिशवर की हैसियत से उभरे। वो बुनियादी तौर पर किस्सा गो, अदीब और कहानी नवीस थे। इनकी किस्सा गोई और जादू बयानी का मसर इनका मकबूल टेलीविजन प्रोग्राम जाविया था। उन्होंने 50 के करीब किताबें तस्नीफ की जो इनके सहल, रवा और बेतकल्लुफ़ अंदाज़े बयां की अक्कास है। इनका लहजा धीमा और मिठास से भरपूर है। अशफाक अहमद का तर्ज तहरीर और अंदाज़े बयान नहायत सादा, रवा, बेतकल्लुफ़, दिलनशी और हकीकत नगारी का अक्कास है। वो रोजमर्रा की ज़बान को बड़े फितरी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं जिससे कहानी में हकीकत का रंग भर जाता है। इनकी तहरीरों में किरदार नगारी खास अहमियत रखती है। तसानीफ है इनकी एक मोहब्बत सौ अफसाने, सफर मीना, तोता कहानी, मन चलेगा सौदा, हैरत कदा, नंगे पाँव, तलकीन शाह और जाविया। अफसाना मोहसिन मोहल्ला का मरकजी ख्याल। अफसाना मोहसिन मोहल्ला में अशफाक अहमद ने हमारे माशरती मुनाफिकाना रवैये को बड़ी महारत से बेनकाब किया है। इस कहानी के जरिए वो इस तल्ख हकीकत की निशानदही करते हैं कि माशरे में जिंदा इंसानों की मदद करने की बजाय लोग अपनी नेक नामी के लिए मरने के बाद इस पर पैसा खर्च करने को तरजीह देते हैं। इस कहानी में मास्टर इलियास की जिंदगी गुर्बत और तन्हाई में गुजरती है। मोहल्ले के लोग इससे हमदर्दी का इजहार तो करते हैं लेकिन जब वो मुश्किल वक्त में मदद मांगता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि इसके मरने के बाद वही लोग इसकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए बढ़ चढ़ कर पैसे जमा करते हुए हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुसन्निफ ने इस अफसाने में हमें ये सबक दिया है कि इंसान और इंसानियत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए और नेकी महज दिखावे या नमूदो नुमाइश के लिए नहीं बल्कि खालिस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से करनी चाहिए। सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला का खुलासा। मोहसिन मोहल्ला अशफाक अहमद का एक दिलगुदाज अफसाना है जो माशरती बेहिसी और इंसान दोस्ती के फुकदान को उजागर करता है। कहानी का मरकजी किरदार मास्टर इलियास एक सादा लो मुहाजिर है जो अम्बाले से हिजरत करके आए और मोहसिन मोहल्ला में एक किराए के मकान में रहाइश पजीर हो गए। वो अकेले थे, कोई बाकायदा काम नहीं करते थे। मोहल्ले के बच्चे उनसे पढ़ने और गिनती सीखने आ जाते थे। मास्टर इलियास बेहद सादा मिजाज थे, ना किसी से झूठ बोलते और ना किसी को खौफ ज़दा करते। मालिक मकान ने किराया का मुतालबा किया जो पिछले 6 माह से वाजिबुल अदा था। मास्टर इलियास 180 रुपए मुकम्मल रकम का जो बंदोबस्त है वो नहीं कर सके और मालिक मकान ने उनका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। उन्होंने मोहल्लेदारों से कर्ज लेने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने उन्हें कर्ज नहीं दिया और इन्हें हर तरफ से मायूसी हुई। मास्टर इलियास ने गली के मोड़ पर लगे ट्रांसफार्मर के नीचे चारपाई, यहाँ पे आना था, चारपाई बिछा ली और वहाँ उन्हें सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और चंद दिनों बाद इनका इंतकाल हो गया। जब वो फौत हो गए तो वो मोहल्लेदार जो इन्हें कर्ज के लिए एक पाई देने को तैयार नहीं थे, इनकी तजहीज़ो तकफीन और रस्म कुल के इंतजामात में पेश थे और इन लोगों ने मास्टर की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए बढ़ चढ़ कर पैसे जमा किए, हमदर्दी का इजहार करते नजर आए। मुसन्निफ ने इस अफसाने में हमें ये सबक दिया है कि इंसान और इंसानियत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। नेकी महज दिखावे या नमूदो नुमाइश के लिए नहीं बल्कि खालिस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से करनी चाहिए। सबक नंबर 2 के अल्फाज मायनी। तंगी, तुर्शी, कफायत, शारी, दुश्वारी, असील, खालिस नस्ल या आली खानदान। मीख कील को कहते हैं ठोकना, लगाना या गाड़ना। फेरी लगाना, गली कूचों में जाकर जो सौदा बेचना होता है उसको कहते हैं। कोठरी, हुजरा या कमरा। डोर, रस्सी। दहलीज, दरवाजे के सामने आमदोरफ्त की जगह। मुंशीगिरी, हिसाब किताब रखने का पेशा। दिहाड़ी, ऐसी मजदूरी जिसका मुआवजा रोज मिलता हो। बाबत के मुतल्लिक ढंग, तरीका, सलीका। शेखी, बिगाड़ना, बड़ा बोल बोलना। झिला कर, तंग आकर, बेपेच, धोखे फरेब के बगैर, सीधा सादा। गुजर बसर, गुजरपात, जरिया माश। हेरा फेरी, धोखा, चक्करबाजी, मुबालगा, झूठ, सोहबत,
दोस्ती, बाहिनी मुलाकात, सोसाइटी, मुआशरा, रस्म और रात, ताल्लुक, वाकफियत, यकमुश्त इकट्ठे एक साथ, जूं जिस तरह भी हो सका, तनख्वाह देना, टाल देना, विजाज कपड़ा बेचने वाला, घी बांधना, रोते रोते सांस बंद होना या हिचकी, तरंग, उमंग, जोश, तलबगार, ख्वाहिशमंद, रंजा और मरंज, शगुफ्ता, गुफ्तगू, कंगनी, बाजे की तरह की एक फसल, गिड़गिड़ाना, मिन्नत समाजत करना, माजरत, माफी, अहमक, बेवकूफ, आबखोरा, पानी का बर्तन। इसका सवाल नंबर 1 है कि अफसाना मोहसिन महल्ला से मुतल्लिक दर्ज झैल इशारात और अहम नुकात को एक तालिब इल्म बुलंद आवाज में पढ़े, बाकी सब सुनकर उनके फहम का तजिया करें। इशफाक अहमद ने मास्टर इलियास, इसके मालिक मुकान शेख करीम नवाज, जबार हलवाई और दीगर किरदारों के ज़िक्र किस कामयाबी के साथ हमारे एक माशरती और समाजी मसले की निशानदेही की है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप रीड आउट करें क्लास में। वैसे तो ये क्लास में डिस्कशन क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसका जवाब दिया है। अफसाना मोहसिन महल्ला में इशफाक अहमद ने हमारे माशरे के मुनाफिकाना रवैये को बड़ी महारत से बेनकाब किया है। इस कहानी के जरिए वो इस तरह हकीकत की निशानदेही करते हैं कि माशरे में जिंदा इंसान की मदद करने की बजाय लोग अपनी नेकनामी के लिए मरने के बाद इस पर पैसा खर्च करने को तरजीह देते हैं। मास्टर इलियास की जिंदगी गुर्बत और तन्हाई में गुजरती है। मोहल्ले के लोग उसे हमदर्दी का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब वो मुश्किल वक्त में मदद मांगता है तो कोई उसकी मदद ही नहीं करता। यहाँ तक कि उसके मरने के बाद वही लोग बढ़ चढ़ कर उसके लिए पैसे जमा करते हैं और उसके बटेरों और मुर्गों को दाना डालकर अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। ये कहानी इस समाजी अलमिये को बयान करती है कि मुआशरा इसार कुर्बानी की रवायत को भूलता जा रहा है। इशफाक अहमद ने इस अफसाने में हमें ये सबक दिया है कि इंसान और इंसानियत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। नेकी महज दिखावे या नमूद नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि खालिस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से करनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि ये जो दर्ज झैल इक़्तिबास है इस मोहसिन महल्ला से लिया गया है, तकरीबन दरमियान से लिया गया है। ये तो तुलबा इसे पढ़ें और बाकी तुलबा बारी बारी अपने हाफिज़े से तसलसल के साथ इसके अहम नुकात बताएंगे। पैराग्राफ लिया गया है, ये देख लें। उसके बाद इसी पैराग्राफ में से अहम नुकात भी आपने डिस्कस करनी है, तो वो हमने आपकी आसानी के लिए ये मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो इससे हेल्प ले लें या चाहें तो आप खुद डिस्कशन करके देख लें। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज और तरक्की पर मुश्तमिल जुमलों की सूरत तहरीर लिखें जिसमें अखलाकी, माशरती और सकाफती अमूर का तज़किरा हो। बाद में तमाम तुलबा बारी बारी रोजमर्रा मुहावरा ज़ुबान इस्तेमाल करें। तो ये कुछ अल्फाज तरकीब हैं जिन्होंने जुमलों की सूरत में एक तहरीर लिखनी है। इनकी वजह से तहरीर ये है उन अल्फाज और तरकीब की मदद से जो हमने की है। सुबह सवेरे जब मैंने दहलीज पर कदम रखा तो गली में एक हलचल सी मची हुई थी। पता चला कि मोहल्ले के बुजुर्ग जो के रंग और उगन का काम किया करते थे, वो इनका इंतकाल हो गया। सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आने वाला रहमता भी अफसुदा नजर आया। मैंने महसूस किया कि मौत का सदमा हर शख्स की आंखों में झलक रहा है। गली के लोग मुरंजा मरंज तबीयत के मालिक थे। ऐसे मौका पर सब ने मिलकर कब्र का बंदोबस्त करने और रस्म कुल के इंतजामात में हाथ उठाया। मोहल्ले का हर फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करने में पेश था। शदीद महंगाई के बावजूद सबने दिल खोलकर हिस्सा डाला। दिहाड़ी लगाने वाले मजदूरों ने भी अपनी मजदूरी से चंद रुपए निकाल कर मदद की। किसी ने हरके गुलाब खरीद कर दिया तो कोई दूसरे इंतजाम करने में मसरूफ था। माँ किराया वसूल करने वाले मालिक मकान ने भी ताउन किया, हालांकि वो आम तौर पर सख्त गिर मशहूर था। ऐसे मौका पर इंसानियत की झलक देखने को मिलती है जब सब मिलकर तंगी तुर्शी को भुला देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को धूप सेकने का वक्त आया तो मोहल्ले के बुजुर्ग चबूतरे पर बैठकर अपने किस्से कहानियां सुनाने लगे। कोई खौफजदा होकर अनहोनी का जिक्र कर रहा था तो कोई सब्र शुक्र की तलकीन कर रहा था। ये मंजर देखा मुझे एहसास हुआ कि माशरती अहमांगी का असर आज एक दूसरे का दर्द बांटने में है। ऐसे मौका पर हम सब का फर्ज है कि दिलों में मोहब्बत अखवत का चिराग जलाएं और मिलजुल कर इन जिम्मेदारियों को निभाएं जो एक माशरा हमसे तकाजा करता है। सवाल नंबर 4, आपने अफसाना मोहसिन महल्ला की इबारत पढ़ी। उस्ताद मोहतरम और उस्तानी साहबा की रहनुमाई में इशफाक अहमद के तर्ज तहरीर पर तबसरा करना है और इसके लिए इशफाक अहमद के तारुफ से भी हम इस्तेफादा कर सकते हैं। उनका तर्ज तहरीर, इशफाक अहमद का तर्ज तहरीर सादा, दिलनशी और हकीकत नगारी का आकाश है। वो अपने अफसानों में जिंदगी के आम मसाइल को इस अंदाज से पेश करते हैं कि कारी को अपने इर्द गिर्द के माहौल और माशरती हकीकतें वाज़ेह नजर आने लगती हैं।
अफसाना मोहसिन महला में भी अशफाक अहमद ने माशरती बेहिस्सी और खुदगर्जी को बड़े मौसर अंदाज में उजागर किया है। इनका अंदाज़े बयान नहायत रवां, सादा और बेतकल्लुफ है, जो बराह रास्त कारी के दिल पर असर करता है। वो रोजमर्रा की जुबान को बड़े फिक्री अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहानी में हकीकत का रंग भर जाता है। इनकी तहरीरों में किरदार नगारी खास अहमियत रखती है। मास्टर इलियास, मालिक मुकान, शेख करीम नवाज और दीगर किरदार माशरती रवैयों के आईनादार हैं, जिनके जरिए वो जिंदगी की तलखियों को सामने लाते हैं। अशफाक अहमद की हाँ कहानी सुनाने का फन मुनफरिद है। उनकी तहरीर में एक खास किस्म की अपनायत महसूस होती है, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी के तजर्बात बांट रहा हो। वो माशरती मसाइल को महज तनकीद के लिए नहीं बल्कि इस्लाह माशरा के जज्बे से उजागर करते हैं। इनके अफसाने पढ़कर कारी को न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों पर गौर करने का मौका मिलता है, बल्कि वो इनकी तहरीरों से जिंदगी के गहरे फलसफे भी अक्स करता है। सवाल नंबर 5, मोहसिन महला सिन्फ़े अदब के एतबार से अफसाना है जिसे आपने पढ़ लिया है। इसके अज्जा, पैराग्राफ, किरदारों का तारुफ, इब्तिदा, नाजिर का बयान, इख्तिताम। शनाख्त करते हुए बताएं कि अफसाने की इब्तिदा में क्या बयान किया गया है, इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन सा है और दीगर अहम किरदारों का तारुफ भी करवाना है। मुर्गे और बटेरों के बाहर खड़े होने का मंजर क्या है, किस पैराग्राफ में हमारी माशरती बेहिस्सी सबसे ज्यादा नुमाया है, अफसाने का काम किस सलमिये पर होता है। ये सारे सवालों के जवाब हमें देने हैं। 1 बाय 1 ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें। किरदारों के बारे में भी बयान किया गया है और ये मुर्गे बटेरों के बाहर खड़े होने का मंजर क्या है ये भी, और माशरती बेहिस्सी सबसे ज्यादा नुमाया है किस पैराग्राफ में ये भी बयान किया गया है, और इख्तिताम में किस लिए पर होता है ये भी बयान किया गया है। तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आप पढ़ लें, देख लें जैसे आपकी आसानी हो। सवाल नंबर 6 है, आपने सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहसिन महला दोनों पढ़े हैं, तो आप दोनों सनाफ का हमने नसर का मुआवजा करें, मुसन्निफ़ीन के अंदाज़े बयान को समझकर उस पर तबसरा करें। किस तरह शिबली नुमानी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अखलाकी पहलुओं का हत्ता अक़ीदत व एहतराम मुझे खातिर रखते हुए किया है। किस वाक़े या तस्करी के बयान में कोई मुबालगा राई का शैबा तो नहीं है। मुसन्निफ़ की हिकायत के बयान में किस हद तक याद को मौज़ू खत रखा है। मौजू की मुनासबत से सूबे तहरीर और अल्फाज व तरकीब का इस्तेमाल कैसा है, ये सब हमने इसमें मेंशन करना है। इस तरह मोहसिन महला में अशफाक अहमद ने बयान किए गए माशरती मसले को किस हद तक उजागर किया है या निभाया है। मास्टर इलियास का किरदार किस हद तक काबिल रहम और हमदर्दी के लायक है। अहले महल्ला का मास्टर इलियास को कर्ज न देना किस हद तक मुनासिब था। अशफाक अहमद ने ज़ुबान और बयान में अपने कारीन की ज़हनी और फिक्री सतह को कैसे पेश नजर रखा है, ये आप डिटेल से रीडिंग कर ले। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि ये जो दोनों उन्होंने सबक बताए हैं अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन महला, अगर हम इन दोनों का फर्क देखें तो नुमाया फर्क है इन दोनों की नोयत में और उसलूब में। ये अखलाक़ नबी जो शिबली नुमानी का है वो एक तहकीकी और तारीखी नोयत की तहरीर है, ठीक है, मतलब वो सच्चाई पर मबनी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हमें कई अखलाकी पहलू नजर आते हैं। दूसरी जानिब हमारा दूसरा सबक है मोहसिन महला अशफाक अहमद का एक इस्लाही अफसाना है, और अफसाना जो है वो खुद साख्ता होता है, जिसमें आम माशरती किरदारों के जरिए माशरती इक़्तिदार और अखलाकियात को उजागर किया गया। इसके अलावा ये डिटेल भी दी है, तो आप इसे डिटेल के साथ पढ़ लें, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, हम दर्ज झैल इबारत को लामते और काफ का लिहाज रखकर पढ़ें, या आपने लामते और काफ का लिहाज रखकर इसे रीडिंग करनी है। ये अफसाना है, इसकी ये डेफिनेशन दी है, पहले भी कई बार बयान की जा चुकी है, आप इसे रीडिंग कर लें। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, मोहसिन महला अफसाने के अदबी हासिल यानी अजायब तरकीबी की शनाख्त करते होता है कि अशफाक अहमद ने इनको अपने अफसाने में किस हद तक मुझे खातिर रखा। इसका ये डिटेल से आंसर दिया गया है, या आप डिटेल इसकी पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपकी मर्जी है। हमारा मकसद आपको नोट्स देना है, क्योंकि ये पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी अच्छी उर्दू करने के लिए, या आपकी तरबियत करने के लिए ऐसे पूछे जाते हैं, ताकि आप खुद से लिखना सीखें। बाकी सब सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं, इसीलिए अब इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि आपको खुद लिखना है। फिर भी हम आपकी आसानी के लिए ये आपको आंसर बता रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर आप खुद लिखना चाहें तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे। अगला सवाल नंबर 9 इसका खुलासा है, ये भी खुलासा दिया हुआ है
لیکن میں نے بھی شروع میں دیا تھا، آپ دیکھ لیں ویڈیو، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ذرا میں نے شارٹ کر کے لکھا ہے، یہ بہت ڈیٹیل سے پوری کہانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ درست تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال۔ سوال نمبر 9، درست تلفظ کی فہم کر کے درجہ ذیل عبارت کی نشان زدہ الفاظ کو اعراب لگانے ہیں۔ یہ نشان زدہ جو الفاظ ہیں ان پر ہم نے اعراب لگانے ہیں، یہ ان پر اعراب لگا دیے ہیں۔ اس بات کا علم سب کو تھا، تیر مرغا اس کی کوٹھی کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کے پاس 180 روپے یا کموشت، یہ دیکھیں اعراب لگائے ہیں، جو نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کڑیا دے دیتا ہوں۔ ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اندو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔